नमस्कार मेरे मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और झारखंड में होने वाली सभी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अपने घर से सकुशल कर रहे होंगे, क्योंकि झारखंड में नौकरियों की बरसात होने वाली है। ये मेरा कहना नहीं है, हमारे हेमंत सोरेन 2-3 साल से यही कह रहे हैं। ठीक है, चलिए हम स्टूडेंट हैं, हमें तो ये सब नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, अगर हम अच्छे से पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें मंजिल मिल ही जाएंगी। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जेपीएससी की जो सीरीज़ है, उसमें हम एक नया अध्याय जोड़ेंगे। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जेपीएससी से रिलेटेड। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है, चाहे वो सीजीएल हो, जेपीएससी हो, दरोगा हो या फिर उत्पाद सिपाही हो। ठीक है, आप ये एमसीक्यू को लगाकर अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के जेपीएससी की तैयारी करना, तो आज ही हमारे स्टडी टेबल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर एसएमएस कर सकते हैं, अगर आपके पास समय कम है और या फिर आप जॉब करते हैं। ठीक है, तो आप हमारे पास एसएमएस कर सकते हैं, क्योंकि जेपीएससी पीटी का नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है और उसके बाद समय बहुत कम बचेगा और आपको जेपीएससी पीटी के साथ साथ जेपीएससी मेंस की भी तैयारी करनी होगी, क्योंकि जेपीएससी पीटी के पास बहुत कम टाइम बचता है। और अगर अभी आप नोट्स बनाने जाइएगा तो 2-3 महीने आपको नोट्स बनाने में लग जाएंगे। अगर बुक से वर्ड पढ़िएगा तो आप समझ नहीं पाइएगा कि कहाँ क्या पढ़ना है हमें और कितना हमें ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने अपना नोट्स बनाया है और बहुत आसान भाषा में बनाया और जितना उतना ही बनाया है जितना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप मेरा नोट्स लीजिए, पढ़िए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और जेपीएससी की जो तैयारी है वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है ब्लू, जी हाँ ब्लू कलर। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजातियों की भुइंहरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे। तो वो कौन है, वो पाट मुंडा है। अगर आपने हमारी शासन व्यवस्था की श्रृंखला को देखा होगा तो आप आराम से इसको टिक कर पाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करिए और उसमें शासन व्यवस्था का जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप पूरी शासन व्यवस्था देख सकते हैं। चलिए, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, नागवंशी राजा दुर्जन साल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि क्या थी, तो वो वार्षिक कर की राशि कितनी थी, 6,000। क्या हुआ था ना, जो दुर्जन साल थे वो जहांगीर को कर नहीं दे रहे थे, इसलिए जहांगीर ने दुर्जन साल को 12 साल कैद कर लिया। और कहाँ कैद करके रखा, ग्वालियर के किले में। आप यहाँ याद रखिए कि क्वेश्चन पूछता है कितने साल कैद की और कहाँ कैद किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उराव ग्रामों में पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था। तो वो कौन थे, वो बैगा थे। ठीक है, और मैंने इसको पढ़ाया हुआ है, बैगा थे। और क्या है ना कि जब जेपीएससी का जो आंसर की देखिएगा उसमें पुजार को दिया हुआ, टिक किया हुआ, मगर मैंने 2-3 बुक को पढ़ा है उसमें बैगा ही है, तो आप भी बैगा ही टिक करेंगे। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में माझी का उप प्रधान कौन होता है। तो माझी का उप प्रधान कौन होता है, प्रमाणिक होता है। ठीक है, यहाँ प्रमाणिक दिया हुआ है, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, उसका प्रमाणिक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दी थी। तो मैंने आपको ये पढ़ाया है, वो है थॉमस विल्किंसन। ठीक है, थॉमस विल्किंसन ने ही जो मुंडा मान की व्यवस्था है उसकी मंजूरी प्रदान की थी। चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट, क्या है ढोकलो सोहर। देखिए हाँ ढोकलो सोहर, अब बता रहा हूँ ढोकलो सोहर किस जनजाति से रिलेटेड है। तो आपके माइंड में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि ये किस जनजाति से रिलेटेड है। तो एक खड़िया जनजाति से रिलेटेड है। और खड़िया जनजाति कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, सवर खड़िया। ठीक है ना, और सवर खड़िया को ही पहाड़ी खड़िया कहते हैं। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। और इन्होंने 1934-35 में एक महासभा का आयोजन किया गया, जिसे ढोकलो सोहर महासमा समिति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है। तो पंचायती राज का समर्थन करना ये सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पंचायती राज का विरोध किया था। ठीक है, उन्होंने जाति प्रथा का समर्थन किया था और मुंडा बांध की व्यवस्था को स्वीकार किया था। तो आप याद रखेंगे क्या है, उन्होंने कभी भी पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसने जंगल को साफ किया, जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया, उस परिवार को क्या कहते हैं। तो उस परिवार को भुइंहरी परिवार कहते हैं। ठीक है, और ये जो भुइंहरी जो ज़मीन है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये उरांव जनजातियों के द्वारा बनाया जाता है। अगर मुंडा जनजाति अगर किसी खेत को बनाते हैं खेती करने के लिए, किसी जगह को खेती करने के लिए बनाते हैं, तो उसको खूट कटी खेत कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ खूट कटी खेत दिया रहता तो हमें कन्फ्यूजन हो सकता था, मगर दिया नहीं हुआ है तो हम आराम से भुइंहरी ज़मीन को टिक करेंगे और आगे निकल सकते हैं। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य रहता है।
चाहे किसी भी शासन व्यवस्था हो, बैगा का कार्य बस एक ही रहता है कि वो देवताओं को शांत करता है और पुजारी का संयोग की रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय है खेती करना। ठीक है, क्या है? खेती करना। चलिए, और जो सदान है ना झारखंड में 60% है। ठीक है, चलिए। और 10th नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो जा रहा है? तो वो है असुरी भाषा। ठीक है, असुरी भाषा विलुप्त होने के कगार पर है और असुरी जनजाति भी विलुप्त होने के कगार पर है और इनके संरक्षण के लिए झारखंड सरकार द्वारा बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों से प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? तो प्रथम शहीद होने का गौरव तिलका मांझी को प्राप्त है। ये आपको याद ही होगा, जो तिलका आंदोलन हुआ था 1783 और 85 के आसपास। ठीक है, उस समय तिलका मांझी ने उसका नेतृत्व किया था और 1785 में ही तिलका मांझी को फांसी पे लटका दिया गया था भागलपुर में। ठीक है, और शायद बर पेड़ पे फांसी पे लटकाया गया। तो आप याद रखिए, क्वेश्चन बन जाते हैं, कब हुआ था, किस पेड़ पे लटकाया गया था, समझ रहे हैं ना? तो आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के प्रथम परमवीर, ये आप देखें, परमवीर की उपाधि से गौरवान्वित किया गया था, किसे गौरवान्वित किया गया था? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 1971 के भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें हमारे अल्बर्ट एक्का जी शहीद हो गए थे। तो उनके मरणोपरांत ही उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया था। तो आप याद रखिएगा, आज तक भारत में 22 लोगों को ही परमवीर चक्र दिया गया है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे झारखंड से अल्बर्ट एक्का एक ऐसे पुरुष हैं जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार था। पोटो सरदार क्या था? तो पोटो सरदार उरांव तो था नहीं, मुंडा तो था नहीं, गोड़ तो था नहीं, नागौनसिप था नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ, पोटो सरदार हो जनजाति से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी आंसर सही नहीं है, आप हो जनजाति को टिक मतलब है नहीं, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसमें यहाँ कोई भी आंसर ठीक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हम कहाँ पहुँच गए। चलिए, मरंग गोमके किसे कहा जाता है? तो मरंग गोमके जयपाल सिंह को कहा जाता है और ये उपाधि 1939 ईस्वी में इनको मिला है। ठीक है, आदिवासी महासभा के द्वारा, और इन्होंने आदिवासी महासभा में अध्यक्षता की थी 1939 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? तो संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? सुखदेव थे। और इनके जो एक सहयोगी थे जिन्हें छोटा नागपुर केसरी भी कहा जाता है, आप उनका नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, चलिए, सोहराई त्यौहार दिवाली के दूसरे दिन झारखंड के किसकी महिमा मनाई जाती है? तो ये जानवर्धन की महिमा मनाई जाती है। और सबसे ज़्यादा प्रचलित जो पर्व है वो कौन है? सरहुल। ठीक है, जनजातियों का सबसे प्रचलित पर्व, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते हैं कौन से जिले को उप राजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया? आप जानते हैं, दुमका, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? तो क्लीवलैंड के द्वारा किया गया था, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, हाँ ये सही रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप क्या होता है? तो संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप बापला होता है। बापला विवाह सबसे प्रचलित विवाह संथालों में बापला विवाह, यहाँ बुपला लिखा हुआ है, बापला कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह? तो सबसे छोटी कहानी का संग्रह कुकमू। ठीक है, ये फैक्ट है, आपको याद ही करना पड़ेगा। जो साहित्यकार और किताबें हैं ना, उनको आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्या है, लांगड़े क्या है? तो लांगड़े एक प्रकार का नृत्य है। ठीक है, कजरी कब गाया जाता है? तो कजरी वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है, टांगीनाथ केंद्र था, क्या है? पशुपत संप्रदाय। ठीक है, और ये कहाँ है? गुमला में है। ठीक है, और गुमला में अंजना धाम फेमस है, आप याद रखिएगा। ठीक है, धूमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो आप याद रखिए, धूमकुड़िया उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था। धूमकुड़िया से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2003 में भी पूछे गए हैं, 2016 में पूछा ही गया, यहाँ तक कि 2021 में भी पूछा गया है कि धूमकुड़िया किस जनजाति का युवा गृह है? तो उरांव जनजाति का, आप याद रखिएगा। ठीक है, आपको सभी जनजातियों की जो युवा गृह हैं उनको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत, समझ रहे हैं। चलिए
हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है। तो वो कौन है, रणेंद्र। ठीक है, चलिए चलिए कूचे कड़वा नाटक के रचनाकार हैं, कौन है भाई कूचे कड़वा नाटक के रचनाकार, तो सुलेमान मुर्मू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खेरवेल, रुकिएगा, हाँ, खेरवेल बांसुधोरम पुथी के रचयिता कौन है, बताइए। इसके रचयिता कौन है भाई, मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ। हाँ, इनके रचयिता हैं माझी रामदास टुडू, याद रखिएगा माझी रामदास टुडू। ठीक है, चलिए आदि धन पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो आदि धन पुस्तक के रचनाकार हैं राम दयाल मुंडा। और रघुनाथ मुर्मू कौन है, तो ये कौन है भाई, तो इन्होंने 1941 ईस्वी में, ठीक है 1941 ईस्वी में ओल्ड चिकी लिपि का आविष्कार किया था। ठीक है, संथाली जो भाषा का जो लिपि होती है ओल्ड चिकी, उसका आविष्कार किसने किया था, रघुनाथ मुर्मू ने। कब किया था, 1941 ईस्वी में। ठीक है, और ये संथाली एक ही भाषा है, झारखंड की एक ही भाषा है जिसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, वो भी कब, 2003 में। आप सभी फैक्ट को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस साहित्यकार की जन्म मस्ती को मृत्यु कहा जाता है। ठीक है, अब मृत्यु याद रखिएगा, किनका हुआ है भाई, 2016 में किन साहित्यकार की मृत्यु हुई है, हाँ राधा कृष्ण की मृत्यु 2016 में हुई है, और ये सबसे बड़े साहित्यकार थे। ठीक है, ये हिंदी के भी बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 31 नंबर। चलिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, एशिया की सबसे बड़ी माइंस की स्कूल है, समझ रहे हैं आप। और इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स नेपियर, हाँ चार्ल्स नेपियर शायद ना, देखिए मैं कंफ्यूज हूँ, चार्ल्स नेपियर ही था, हाँ देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग होकर की गई, तो बिहार विश्वविद्यालय से अलग होकर रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, XLRI जमशेदपुर की स्थापना की गई, किसके द्वारा की गई, तो सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा। आप याद रखिएगा, सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा XLRI की स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि झारखंड की पहली हॉकी, रुकिएगा मिटा लेता, हाँ क्या है, झारखंड की पहली हॉकी खिलाड़ी के बारे में पूछ रहा है जिन्होंने ओलंपिक खेला है। ठीक है, हॉकी खिलाड़ी के बारे में पूछ रहा है, तो वो है कौन, निक्की प्रधान है, याद रखिए कौन है, निक्की प्रधान। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्या है, तो 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2016 की बात हो रही है, 2016 में दीपिका कुमारी और सिमोन उरांव खिलाड़ी नहीं है, मगर सिमोन उरांव को भी ये पर्यावरण में सहायता प्रदान देने के लिए इनको भी मिला है 2016 में, और 2016 में दीपिका कुमारी को भी मिला है, आप याद रखिएगा। ठीक है, सन 1911 में 34वें राष्ट्रमंडल जो खेल हुआ था उसके शुभंकर में छुआ क्या था, तो छुआ क्या था भाई, तो शिशु हिरन था, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और इसमें कितने गोल्ड प्राप्त हुए थे झारखंड को, तो 33 गोल्ड प्राप्त हुए थे। टोटल कितने पदक मिले थे, तो 95। ठीक है, याद रखिएगा। और इनका जो पदक तालिका में इनका स्थान 5th था। ठीक है, झारखंड का याद रखिएगा। झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को विजय किया वो है प्रेमलता अग्रवाल, और इन्हें भी शायद 2003 के आसपास इनको भी पद्मश्री मिल चुका है, देख लीजिएगा आप, चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो में स्थित है। अगर मोहन आहूजा स्टेडियम बोलता, आहूजा स्टेडियम, तो वो है जमशेदपुर में। तो ये कन्फ्यूजन रहता है कि मोहन मंगलम कहाँ है और मोहन आहूजा स्टेडियम कहाँ है, तो आप याद रखिए, मंगलम पूछा तो बोकारो और आहूजा पूछा तो जमशेदपुर। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए CNT एक्ट से क्वेश्चन है, मैं कुछ दिनों के बाद ही मतलब कल परसों में हम CNT एक्ट को स्टार्ट करेंगे, उसको पढ़ा देंगे, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाइएगा। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा डैश के तहत अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है, किस धारा के अंतर्गत, तो वो धारा है 46। ठीक है, 46। और 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, धारा 46 के तहत बेदखली के समय डैश वर्ष है, बेदखली का समय 12 वर्ष है, याद रखिएगा। और किसके लिए है, जिसके तहत इस अवधि की समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही जमीन का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। ठीक है, तो बेदखली का जो विवरण दिया हुआ वो धारा
46 में दिया हुआ है। और कितने साल के बाद बेदखली हो सकती है, तो 12 साल के बाद। ठीक है, मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। ठीक है, जो मैं अपना जो CNT एक्ट का सीरीज शुरू करूँगा उस बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है, आप की पॉइंट पकड़ के आराम से टिक कर सकते हैं। ठीक है, मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा वर्डिंग थोड़ा वो होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, मगर आप आराम से पढ़ सकते हैं, मैं इतनी आसान भाषा में लिखा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा वो वर्डिंग रहता है ना कि इंसान कन्फ्यूज हो जाता है। चलिए, तो क्या है क्वेश्चन, तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम नियम 1908 की धारा 71A जो अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है, वो है कौन, तो वो है बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम। ठीक है, 1969। ठीक है, आप इसको टिक कर लीजिएगा, आगे निकलते हैं हम लोग। ठीक है, मैं जान रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चन अगर आपने सिंटेक्स नहीं पढ़ा तो ये सब क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे होंगे, मगर हम कभी पढ़िएगा। ठीक है, टाइम मिले तो आराम से आप टिक कर पाएंगे। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूट कटीदार को पैतृक संपत्ति पर अधिकार वर्जित है, उत्तराधिकार वर्जित है। ठीक है, पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार उपवर्जित है। देखिए, ये उसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत भुंयहरी रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। किसे, तो भूत खेत को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव का तात्पर्य क्या है, तो खास गांव उस गांव को कहते हैं जहां कोई मूल रैयत ना हो और ना ही कोई मुखिया हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद अहस्तांतरित है, मगर मतलब जैसे कि ये मुखिया है तो इसके पद पर कोई दूसरा नहीं आ सकता, वो अपने पद पर किसी दूसरे को नहीं बैठा सकता है। ठीक है, अगर वो निर्वाचित हुआ तो वही बैठेगा, अन्यथा फिर से चुनाव होगा। ठीक है, चलिए, और इस खास गाँव की ये है कि अगर यहाँ पे कोई मुखिया मर गया है तो 6 महीने के अंदर उपायुक्त को नोटिस दे के आप चुनाव करा सकते हैं। चलिए, जब मैं संथाल परगना एक्ट पढ़ाऊँगा ना तो आराम से इसको पढ़ाऊँगा, आप आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, SPT एक्ट 1949 की धारा डैश के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वह मूल रैयत का जोत या मूल रैयत जोत माना जाएगा। बताइए, तो यह 10 साल। ठीक है, 10 साल में उसका जोत माना जाएगा। ठीक है, 40 का 10 साल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य है अगर उसमें 5 साल कोई कृषि नहीं किया गया हो तो। समझ रहे हैं ना आप। ठीक है, अगर आपको कहीं बंजर भूमि की बंदोबस्ती दिया गया, ठीक है, आपको बंजर भूमि दिया गया, आप बंजर भूमि में अगर 5 साल तक कोई काम नहीं करते हैं तो सरकार उसे रद्द कर देगी, आपके नाम से पट्टा हटा देगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। सो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किसी परिस्थिति में अपने जोत भूमि को SDO और मुखिया या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्याय में रख सकता है। कब न्याय में रख सकता है वो, जब वो गांव में ना रहता हो। ठीक है, या फिर उसके पास बैल वैल ना हो, बैल की कमी, हर बैल ना हो। ठीक है, और चाहे वो जो विधवा हो या फिर नाबालिग हो, इस स्थिति में वो अपनी कृषि जो भूमि है उसको न्याय हेतु रख सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों को स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनः स्थापना अधिनियम 2013 के तहत 70%। ठीक है, 70%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनः स्थान अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाएगा, तो इन सबको माना जाएगा। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, सबको माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है, मतलब मैच नहीं करते हैं। ठीक है, मैच नहीं करते, कौन नहीं करते भाई, हुंड्रू स्वर्ण रेखा नदी, जी हाँ, कंचन, ठीक है, दशम कांची पे, और जोन्हा राहु नदी, ये लोध जलप्रपात नहीं, ये बराकर नदी पे है ही नहीं। बराकर नदी पे आपको बांध है, मैथन बांध, तिलैया बांध, बाल पहाड़ी, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, तिलैया बांध कहाँ है, तो तिलैया बांध कहाँ है, बराकर नदी पे। ठीक है, तो तिलैया बांध, फिर मैथन बांध हो जाएगा, और साथ में बाल पहाड़ी। ठीक है, बाल पहाड़ी भी, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है भाई, तो ये तो आप आराम से टिक कर पाएंगे, ये तो
बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी। ठीक है, क्या होता है ना कि कभी कभी जेपीएससी में बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, 5-10 ईजी क्वेश्चन ही रहते हैं, फिर बाकी 10-15 क्वेश्चन हार्ड होते हैं, फिर उसके बाद सब एवरेज रहते हैं। ठीक है, चलिए। तो तुराम-डी निम्न में से किस खनिज का खनन होता है? तुराम-डी में किस खनिज का खनन होता है? तो वो होता है यूरेनियम। यूरेनियम के लिए किसके लिए फेमस है? तो यूरेनियम का फेमस संस्थान है वो क्या है? जादूगोड़ा में। जादूगोड़ा में सबसे ज़्यादा यूरेनियम मिलता है, ये पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, और वहीं पे तुराम-डी भी है। चलिए याद रखिएगा। ठीक है, बेंटोनाइट। ठीक है, बेंटोनाइट। चलिए, बेंटोनाइट निरपेक्ष भारत में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? साहिबगंज में पाया जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट नंबर। चलिए चलिए तो क्या है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया किस लिए प्रसिद्ध है? अब चिड़िया पक्षी लगा कर टिक मत करके आ जाएगा। ठीक है, कि पक्षी अभियान है, चिड़िया है तो चिड़िया एक लो एस कारखाना है। ठीक है, लो एस कारखाना में आप 2-3 नाम और याद रखिएगा, जैसे नोवा मुंडी हो गया। ठीक है, आपको बता दूं नोवा मुंडी पूरी एशिया में सबसे नंबर 1 है, सबसे बड़ा लोहे की खान है नोवा मुंडी। एशिया में बात कर रहा हूँ मैं, भारत में नहीं, एशिया में। ठीक है, इसको याद करिएगा। और फिर किरीबुरू हो जाएगा। ठीक है, किरीबुरू हो जाएगा। फिर हाँ, ये दोनों आप याद रखिएगा, और साथ में एक तो बादाम पहाड़ी भी याद रखिएगा, बादाम पहाड़ी, बादाम पहाड़ी। ठीक है, ये सब प्रचलित है लोहा इसके खनन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं? लाह के उत्पादन में कौन सा, हाँ, कौन से जिले में लाह का उत्पादन सर्वाधिक होता है? कौन सा जिला है भाई? बताइए बताइए बताइए। खूंटी। अगर निर्यात की दृष्टि से सबसे निर्यात की दृष्टि से अगर कोई जिला पूछता तो वो हो जाता लातेहार। लातेहार के टोरी से सबसे ज़्यादा निर्यात। ठीक है, चलिए, लाह का निर्यात। और जो लाह अनुसंधान केंद्र है 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए। और झारखंड देखिए, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है, तो ये कितना है? 0.08। ठीक है, और अभी फिर से नया जो आ गया है वन रिपोर्ट। ठीक है, वन रिपोर्ट बन गया है, आप उसको आराम से पढ़ लीजिएगा। और उसमें क्या है ना, उसमें पहले हमारे यहाँ वन में कितने प्रतिशत वन थे? तो 26.62%। ठीक है, हमारे यहाँ वन थे। और इस पर जो रिपोर्ट आया है उसमें 26 नहीं बोल रहा हूँ, 29 थे ना, 29.62% थे। और अभी जो वन रिपोर्ट आया है उसमें भी 29.76 हो गया है। ठीक है, कुछ बढ़ोतरी हुई है, आप याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा एरिया की दृष्टि से, अगर एरिया की दृष्टि से सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो कहाँ सबसे ज़्यादा वन है? तो पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, आप याद रखिए, पश्चिमी सिंहभूम। और परसेंटेज की दृष्टि से देखा जाए सबसे ज़्यादा वन तो कहाँ है? लातेहार में। लातेहार में कितना प्रतिशत? तो 46%, आप याद रखिएगा। ठीक है, और फिर मैं बता रहा हूँ, अगर परसेंटेज की दृष्टि से सबसे कम देखा जाए, सबसे कम तो सबसे कम कहाँ है भाई? तो सबसे कम जामतारा में। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ और एरिया के हिसाब से भी सबसे कम कहाँ है? तो जामतारा में ही है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत रिसेंटली आया है। ठीक है, हर एक 2-2 साल में वन रिपोर्ट आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शहीद निर्मल महतो पार्क जिसे झारखंड के झार पार्क जो प्रोग्राम था वो 2015 में स्टार्ट किया गया था, आप याद रखिए। ठीक है, झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, वो कहाँ है भाई? तो हजारीबाग में, आप याद रखिएगा। ठीक है, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो ये है दामोदर भेड़ा नदी, ये तो आप आराम से टिक कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, अब क्या है भाई? क्या है? DIPP। DIPP का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म शायद पूछ देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वर्ष 2026 में विश्व बैंक एवं DIPP के अनुसार व्यापार सुगमीकरण का अर्थ ये होता है कि आप कितने आसानी तरीक़े से किसी भी राज्य में व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सुगमीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान क्या है? तो झारखंड का स्थान 7वां था उस समय। आप करंट बताइएगा कि अभी झारखंड का स्थान कितना है। ठीक है, व्यापार सुगमीकरण में। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने 16 में लिखा हुआ है, में आप कर लीजिए, में ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य, कितना लक्ष्य रखा था? तो 80% 2017 तक, पूरा 80% लक्ष्य था कि 2017 तक झारखंड के 80% क्षेत्रों में विद्युतीकरण को पहुंचा देना है। तो पता नहीं ये पूरा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आधा काम तो पेपर में ही रह जाता है झारखंड का। ठीक है, तो अभी जो है ना नई औद्योगिक नीति आ गई है 2021, आप इसे पढ़ लीजिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं।
ठीक है। उस समय 2016 में ये औद्योगिक नीति थी, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बने, और इस बार 2021 में जो औद्योगिक नीति आई है उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको औद्योगिक नीति पढ़ना है और मैं आपको औद्योगिक नीति पढ़ा दूंगा, ठीक है। बिजी है, 2-3 क्लास में मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए बस, ठीक है। तो क्या है, झारखंड सरकार की 2016 की औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि, तो लागू रहने की अवधि 5 साल है, और 5 वर्ष के बाद 2021 में फिर से नई औद्योगिक नीति हेमंत सोरेन ने लागू कर दी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, हाँ क्या है, नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है, कितनी, तो 300 करोड़। यह फैक्ट है, आप जब पढ़ेंगे तो आप आराम से इसको लगा पाएंगे, इसलिए आपको पूरे फैक्ट को पढ़ना पड़ेगा, 300 करोड़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 55 ना, 55 ये नहीं 64 था, ये 65 इधर है, 65, ठीक है 65। चलिए 2008 के पुनः स्थापन एवं पुनर्निवास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनः स्थापन एवं पुनर्निवास परिषद की बैठक कम से कम कितनी बार होनी चाहिए एक साल में, तो एक साल में 2 बार होनी चाहिए, ठीक है, आप याद रखिएगा। और झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब लागू किया गया था, तो ये 2015 में लागू किया गया था, और 2016 की जो औद्योगिक नीति आई थी उसमें बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हुआ, ठीक है, और इसका विस्तृत रूप उसी समय देखने को मिला था, ठीक है। क्या है, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ किसके सहयोग से, तो वो हुआ है रूस के सहयोग से, और रूस के सहयोग से, रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से HEC का भी निर्माण हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, तो टुपुदाना में अवस्थित है, ठीक है। गोल्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, तो ये है रांची में कहाँ, तो हटिया में, और ये किसके प्रांगण में है, तो ये HEC के प्रांगण में है, ठीक है, HEC के अंदर ही है, जो HEC का जो एरिया है ना उसके अंदर में ही ये अवस्थित है, जैसे गोल्डन रिच, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति की है, वो कहाँ की है, तो आदित्यपुर में की है, आप याद रखिएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार, ठीक है, बिहार स्पंज आयरन संयंत्र अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है बताइए, अगर आपने पढ़ा हो तो आराम से आप चांडिल को टिक कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, और भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना, ये कब स्टार्ट किया गया था, तो ये 2016 में स्टार्ट किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। 16 ही था ना, हाँ 16 ही था शायद, तो देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से 16 ही था, ठीक है। तो झारखंड के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का आरंभ किया गया था, तो वो है झारखंड में, और किस लिए आरंभ किया गया था, तो वन का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, ठीक है, हरियाली के लिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल निर्मित किए जाने आवासों की संख्या कितनी है, तो 11,000 रुपये है। ये डाटा है, डाटा तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई समझाने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई, तो ये 2016 में प्रयास की शुरुआत की गई है, और इसी के तहत डोभा निर्माण स्टार्ट किया गया था, ठीक है, जिसमें 200 करोड़ पैसा आवंटित किया गया था, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, मैं आपको सारी योजनाओं को पढ़ाऊँगा, ठीक है, आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए, और बहुत आसान ट्रिक के साथ ही बताऊंगा ना, आसान से बताऊंगा, क्योंकि इतनी सारी योजना है, आप एक बार पढ़ लेंगे ना तो आराम से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 75, झारखंड सरकार के विनिर्माण क्षेत्र में जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत की गई, कब की गई भाई, तो ये 2014 में शुरुआत की गई है सरस्वती योजना के लिए, ठीक है। और ये श्रमिक परिवार से जुड़े हुए लोगों के लिए ही है, ठीक है, जो मजदूरी का काम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ 76 नंबर क्या है, मुख्यमंत्री लाडली योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष की गई है, तो झारखंड में 2011 में की गई है, कब, तो 15 नवंबर के दिन, ठीक है। तो 2011 को टिक मारेंगे, मगर उस समय 2012 दिया हुआ था, तो कोई भी आंसर सही नहीं था, इसलिए हमने इसको 2011 किया, उसको टिक कर दिया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, CAMPA से क्या तात्पर्य है, तो CAMPA से ये तात्पर्य है झारखंड प्रतिपूरक वर्गीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, और आपको जितने भी जो झारखंड की संस्थाएं हैं, जो फिर जो योजनाएं चली आ रही हैं, सबका आपको फुल फॉर्म याद करना पड़ेगा, क्योंकि फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में 10 वर्षों की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की है। ठीक है, कितने सालों के लिए? तो 10 सालों के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 79। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किन राज्यों के में मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो किस में भाई? तो ये झारखंड में शुरू की गई है राष्ट्रीय हरित मिशन। ठीक है, चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन 2009 में हुआ है और इनके जो प्रमुख होते हैं, इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, आप याद करिएगा, याद रहेगा आपको। चलिए तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा 3 राज्यों में किस वर्ष शुरू हुआ है? तो भाई किस वर्ष शुरू हुआ भाई? तो आपको याद होगा कि ये शायद 2013 में शुरू हुआ है। ठीक है, और मेरे ख्याल से 2013 ही है, अब एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, 2013 ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? तो ये किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? तो उसमें कटिबंधीय मानसूनी, ठीक है, जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 क्वेश्चन क्या बोलता है कि किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है? तो किसके सहयोग से? तो UNDP मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास संघ के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? झारखंड कार्य योजना 2014 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, क्योंकि 2013 में लागू हुआ और 2014 में प्रकाशित हुआ। ठीक, याद रखिएगा, लागू कब? 2013 में। चलिए क्या है? झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना 2014। देखिए ऊपर दिया है कि कब प्रकाशित हुआ, यहाँ भी आंसर भी दे दिया है। तो अगर आप इसको नहीं भी जानते तो इसको पढ़ के इसका आंसर लगा सकते थे। देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो क्या था? झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन है? तो सबसे संवेदनशील जिला कौन है? तो सरायकेला खरसावां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र में जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं वो कौन है भाई? तो इसमें जंगल का आग होगा। ठीक है, आधारभूत संरचना जलवायु को प्रभावित नहीं करती, सिंचाई की कमी भी जलवायु को कहाँ प्रभावित करे? जंगल का आग प्रभावित करेगा, क्योंकि जंगल में जब आग लगेगा तो गर्मी बढ़ेगा, और गर्मी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ेगा तो क्या? जलवायु इफेक्ट होगा। ठीक है, अब याद रखिएगा। ठीक है, आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। हाँ, तो ये क्या क्वेश्चन है भाई? झारखंड राज्य में जंगलों में सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या है? तो जो सुरक्षित वन उसको बोलते हैं जहाँ सभी प्रकार का प्रतिबंध हो, वहाँ घुसना भी मना है, वहाँ मौसी चराना भी मना है, सब चीज़ की मनाही हो। मतलब बिना अनुमति के आप उस जंगल में प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं, कोई भी गतिविधि नहीं कर सकते हैं, उसको सुरक्षित वन कहते हैं। ठीक, तो आप इसको अब आराम से टिक कर सकते हैं। इसका ए नंबर क्वेश्चन होगा, ए नंबर आंसर होगा। क्या है? 88। NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं? तो वो है 3 प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई? आगे क्या है? झारखंड राज्य आपदा प्राधिकरण। ठीक है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मतलब झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी किस वर्ष गठित की गई? तो किस वर्ष गठित की गई है? तो 2010 में। कब? तो शायद ये 28 मई, ठीक है, 28 मई 2010 को गठित की गई है। और ये किस धारा के मतलब जो आपदा प्रबंधन के किस धारा के तहत इसको का गठन हुआ है? तो धारा 14A, आप याद रखिए 14A। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछा भी जाएगा। और जैसे जैसे जिला क्या है? जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मतलब डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का नेतृत्व कौन करता है? तो वो कौन करता है? जिला दंडाधिकारी या जिला समहर्ता, दोनों में से कोई भी एक कर सकता है। और इनका जो गठन होता है वो आपदा प्रबंधन, ठीक है, राज्य नहीं बोल रहा हूँ, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की धारा 25(1) के तहत इसका गठन किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको आपदा प्रबंधन पढ़ाऊंगा, बस 3 या 4 पेज का नोट्स है। आप एक बार मैं आसान भाषा में समझाऊंगा, आप समझ लेंगे और आराम से ये सब क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि अब एक बार पढ़ के धड़ाधड़ लगाते हुए पार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र
का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य क्या है भाई? ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र का मुख्य कार्य ज्ञान सह प्रदर्शन, जागरूकता फैलाना, स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान करना, इनमें से सब। तो क्या हो जाएगा इनका आंसर? इनमें से सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई? चलिए मतलब ख़त्म ही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया गया? तो किस वर्ष 2010 में झारखंड के 24 जिला को सूखा घोषित कर दिया गया था? ठीक है, आप याद रखिएगा। और झारखंड में सबसे ज़्यादा सूखे से ग्रसित जिला कौन सा है? तो वो है पलामू, पलामू है, गढ़वा और लातेहार। ठीक है, अब इन सब में सबसे ज़्यादा पलामू होता है सूखा से ग्रसित। ठीक है, और आपको बता दूं सबसे ज़्यादा जो धान नहीं, सबसे ज़्यादा जो वो जैसे कि दाल हो गया, फिर दाल ओल का जितने भी, तो दाल हो गया, मक्का हो गया, ये सब का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो पलामू में ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, मैंने अभी बताया था ना आपको, और वो देखिए वो क्वेश्चन पूछ दीजिए। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन धारा राज्य में राज्यपाल को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है? तो मैंने आपको क्या बोला था कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत धारा 14A, याद रखिएगा, धारा 14A के तहत राज्य आपदा प्रबंधन का निर्माण होता है, गठन किया जाता है। और ये गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो गठन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, राज्यपाल गठन करता है, मगर इसका जो अध्यक्ष रहता है, अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष कौन रहता है? तो अध्यक्ष रहते हैं मुख्यमंत्री। तो आप याद रखिएगा। ठीक है, और जो जिला के स्तर पे होता है, जो जिला स्तर होते हैं ना, जिला स्तर पे आपदा प्रबंधन का जो गठन होता है वो किस धारा के होता है? तो वो धारा 25A, आप याद रखिएगा, शायद इस बार क्वेश्चन पूछ ले। 25A के तहत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाता है। ठीक है, चलिए 94 नंबर क्वेश्चन क्या है? झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम कौन है भाई, और किस प्रखंड में है? तो आप तो ये पढ़े ही होंगे, आपको रटाई भी गया होगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत बार पढ़ा। ठीक है, और ये कौन सा है? तो कसमार है। ठीक है, कसमार प्रखंड है, और कहाँ है? तो बोकारो जिला में। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है भाई? 95। तो हाल में ही देश के पहले खेल विश्वविद्यालय, आप याद रखिए, सबसे पहले खेल विश्वविद्यालय ना, तो हाल ही देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य एवं निम्नलिखित में से किसके बीच MOU साइन हुआ है? ठीक है, MOU संपन्न हुआ है किसके साथ? तो वो हुआ है CCL के साथ। ठीक है, और मैं बता दूं कि इसके तहत ये जो विश्वविद्यालय है इसमें 1400 सीट हैं। ठीक है, 1400 सीट है, जिनमें से 50% सीट झारखंड के लिए आरक्षित है, झारखंड के बच्चों के लिए आरक्षित है। ठीक है, आप याद रखिएगा। ठीक, देखिए उस समय का करंट है ये। देखिए वर्ष 2016 का पद्मश्री अवार्ड, ठीक है, पद्मश्री अवार्ड से झारखंड के किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया है? जो पर्यावरण के का कार्य करते हैं वो किन को सम्मानित किया गया है? तो मैं आपको बताया था तो कि 2016 में दीपिका कुमारी, ठीक है, दीपिका कुमारी और सीमोन उरांव को मिला है। ठीक है, दोनों को मिला है, इन्हें खेल के क्षेत्र में मिला है, और इनका पर्यावरण के में सहायता करने के लिए, मतलब पर्यावरण के देख रेख में सीमोन उरांव को मिला है। तो कौन है भाई? आप आराम से टिक कर सकते हैं, कौन है? सीमोन उरांव। 2016 में दो लोगों को ही मिला है, आप याद रखिएगा। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? 97 नंबर क्वेश्चन है कि सन 2016 में झारखंड विधानसभा के द्वारा किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक लिखा हुआ, विधायक कर लीजिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, विधायक के रूप में सम्मानित किया गया? तो कौन है भाई? कौन है बताइए, आपको याद होगा। तो ये उस समय का करंट था, और उस समय जो विधायक थे वो थे स्टीफन मरांडी। कौन थे? स्टीफन मरांडी। और अभी कौन इसको उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया है? तो मैं बताता हूँ उसको, रामचंद्र चंद्रवंशी। और ये कहाँ से हैं? तो ये विश्रामपुर, ठीक है, विश्रामपुर से है। ठीक है, विश्रामपुर क्षेत्र से है। ठीक है, इनको उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिला है इस बार, देखिए। और जो सांसद हैं, वो उत्कृष्ट सांसद का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है जयंत सिन्हा को। ये भी आप याद रखिए, जयंत सिन्हा। ठीक है, उसको भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि सन 2015 में गणतंत्र दिवस समारोह में किन झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो वो झांकी है मलोटी। ये तो उस समय का है, अभी पूछा तो नहीं जाएगा, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 99, किस वस्तु के सीधा लाभ हस्तांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना है? तो वो कौन है? वो किरोसिन तेल। ठीक है। अब 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, कि ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किन जिलों से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, किन जिलों से होकर नहीं गुजरेगी? तो किन, ये बोकारो से होकर गुजरती है। ठीक है, धनबाद से भी होकर गुजरेगी, पूर्वी सीबू से भी होकर गुजरेगी, मगर वो पश्चिमी सीबू से होकर नहीं गुजरेगी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, जो जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन है वो झारखंड के बोकारो, धनबाद और पूर्वी सीबू से गुजरेगी, मगर पश्चिमी सीबू से नहीं गुजरेगी। ठीक है, चलिए, तो ये 100 क्वेश्चन का सेट हम कर लिए हैं। और इस आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपने कितने सही किया है, और आप ये भी बताइए कि आपको कैसा लगा। ठीक है, क्या आपकी तैयारी बेहतरीन है या नहीं है, कि और करने की आवश्यकता है? अगर और करने की आवश्यकता है तो आप आराम से और पढ़ें। अगर आप चाहते हैं हमारे हैंड रिटन नोट्स लेना शासन व्यवस्था का, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, ये आपको ये 40 रुपीज़ में नहीं, आपको अभी ऑफर चल रहा है, 25 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, 25 रुपये में पूरे शासन व्यवस्था मिल जाएगा, और प्लस चैप्टर वाइज MCQ के साथ आपको 40 रुपये लगेंगे। ठीक है, आप मंगा सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, ले सकते हैं आप, डेमो नोट्स भी हमारे साथ मंगा सकते हैं। ठीक है, मैं नोट्स इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आप पढ़ेंगे ना तो आप देखिए, आप अगर आप बुक पढ़िएगा ना तो बुक में बहुत सारे फैक्ट दिए हुए हैं, तो आपको पहले चुन चुन के पढ़ने में ही बहुत समय गुजर जाएगा। और ठीक है ना, और समय बहुत कम रहता है JPSC में, क्योंकि आपको JPSC मेंस की भी तैयारी करनी है, सबसे ज़्यादा समय होता है मेंस में। ठीक है, यही मैंने दिक्कत, मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुआ था कि मैं क्या हुआ ना, मैं PT को बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ने लगा। PT तो मेरा बहुत अच्छे नंबर से निकल गया, मगर मेंस में मेरे पास टाइम कम बचा। तो अगर आपके पास नोट्स रहेगा, आप बस मेरा नोट्स और मेरा जो लेक्चर है उसको एक साथ देखोगे ना, आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। 2-3 बार आप रिवीजन कर लोगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट, समझ रहे ना। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और कहीं पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कि यहाँ क्या ना इंस्टीट्यूट वाले तो 4,000 5,000 ऐसे लेते हैं ना, और कुछ पढ़ाना नहीं है, बस यही सब पढ़ाना है। ठीक ना, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और स्टडी टेबल के साथ आप आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाना तो आप बना सकते हैं, मगर ये बात है कि उसमें समय लगेगा। ठीक है, और वो समय आप अगर मेंस की तैयारी में देंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए, हम शासन व्यवस्था की जो श्रृंखला है उसको आप देख सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन की जो श्रृंखला है उसको जारी रखेंगे। कल हम फिर से मिलेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका दिन शुभ हो। ठीक ना, चलिए।